हेलो गाइस, तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 14 अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत। तो बीए सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। आपको इसके पहले वाले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन दिया है, अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? डाल्टन है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कर सार्वजनिक राजस्व का मुख्य स्रोत है। कौन सा कर सार्वजनिक राजस्व का मुख्य स्रोत है? यह कथन किसका है? पीगू का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। यह कथन है, वित्त की समस्त योजनाओं में से सर्वोत्तम योजना वह है जिसमें कम व्यय हो और करों में से वह अच्छा है जो राशि में न्यूनतम हो। यह किसका है कथन? जेबी से का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में यह विचार किस अर्थशास्त्री का है? जितना व्यय समाज की व्यवस्था की रक्षा एवं विदेशी आक्रमण से सुरक्षा के लिए आवश्यक, उससे थोड़ा भी अधिक धन व्यय करना अपव्यय है और जनता के ऊपर अत्याचार है। क्वेश्चन किसका है? पार्नेल का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक वित्त के सिद्धांत को डाल्टन ने क्या नाम दिया है? सार्वजनिक वित्त के सिद्धांत को डाल्टन ने क्या नाम दिया है? अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अधिकतम औसत कल्याण का सिद्धांत किस अर्थशास्त्री ने दिया है? प्रोफेसर पीगू ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। एडम स्मिथ ने निजी व्यय को क्या माना है? उत्पादक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में यह कथन किसका है? प्रत्येक कर एक बुराई नहीं है। प्रत्येक कर एक बुराई नहीं है। यह कथन डाल्टन का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्व के उद्देश्य से अर्थशास्त्रियों ने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत प्रतिपादित किया है किसने? प्रोफेसर डाल्टन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बतख के पंख इस प्रकार नोचा कि वह चिल्लाने न पाए। किसने कहा है? डाल्टन ने। वित्त की योजनाओं में उत्तम योजना यह है कि कम खर्च किया जाए और सभी करों में वह उत्तम कर है जो सबसे कम हो। यह विचार किसके हैं? प्रोफेसर जे.बी. से के हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर डाल्टन ने राजस्व के सिद्धांत अथवा अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत में कितने मौलिक तत्व बताए हैं? 3। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। डाल्टन ने किस प्रकार की प्रणाली की बात कही है? डाल्टन ने किस प्रकार की प्रणाली की बात कही है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कर में विविधीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह विचार किसका है कि सबसे उत्तम सरकार वह होती है जो न्यूनतम कर लाए क्योंकि कर एक बुराई है? प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसका विचार है कि सरकार को अधिकतम कर लगाना चाहिए? आधुनिक अर्थशास्त्री की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। श्रीमती उर्सला हिक्स ने राजस्व नीतियों के निर्माण में सरकार के लिए अधिकतम सामाजिक मापन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा आधार प्रस्तुत किया है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त ए एंड बी दोनों, उत्पादन स्तर और उपयोगिता स्तर। आगे क्वेश्चन, सार्वजनिक व्यय की प्रत्येक इकाई का सीमांत लाभ होता है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। करदाता के लिए प्रत्येक सामाजिक त्याग का सूत्र है। करदाता के लिए प्रत्येक कर का सामाजिक त्याग का सूत्र है। कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। डाल्टन के अनुसार सामाजिक लाभ के वस्तुनिष्ठ परीक्षण है, उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सामाजिक लाभ का वस्तुनिष्ठ परीक्षण नहीं है? आर्थिक उपयोगिता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया। यदि हमारे वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम आपके लिए इतना करते हैं, तो आप हमारे लिए बस वीडियो को लाइक्स और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपके माध्यम से, आपके लाइक्स और कमेंट के माध्यम से मोटिवेट हो सकें। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। श्रीमती हिक्स ने सार्वजनिक नीति के आदर्श के मापदंड सुझाया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, यानी कि अनुकूलतम माप और अनुकूलतम उपयोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुकूलतम उत्पादन का अर्थ क्या है? उत्पादन का अधिकतम होना, आवश्यकताओं की संतुष्टि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत का दोष है वृहद व्यवस्था को भूलना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत का दोष नहीं है कल्याणकारी राज्य नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतम सामाजिक लाभ की जांच का मापदंड है उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। संतुलन बिंदु के लिए यह कथन किसका है? पीगू का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत का वैज्ञानिक विश्लेषण किस अर्थशास्त्री ने किया है? डाल्टन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है, डाल्टन निम्न में से किस देश के अर्थशास्त्री थे? ग्रेट ब्रिटेन के। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। राजस्व की सर्वोत्तम प्रणाली वह है राजस्व की सर्वोत्तम प्रणाली वह है जिसे सरकार अपने कार्यों द्वारा अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति करती है। उपरोक्त कथन किसका है? डाल्टन का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तथ्य है जो अधिकतम सामाजिक लाभ का प्रमुख आधार है? सुरक्षा व शांति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत को अधिकतम कुल कल्याण कहकर निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने कहकर पुकारा है? प्रोफेसर AC पीगू ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वित्त योजनाओं में उत्तम योजना यह है कि कम खर्च किया जाए और सभी करों में वह कर उत्तम है जो सबसे कम हो। उपरोक्त कथन किस अर्थशास्त्री का है? किसका है? ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है? JBC का है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दिया गया है सार्वजनिक वित्त के सिद्धांत के लेखक कौन है? प्रोफेसर H डाल्टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो गाइस इसका भी राइट आंसर क्या होगा? डाल्टन होगा, दिख नहीं रहा है। हाँ, आर्थिक क्रियाओं में राज्य का हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिए। विचार किसके हैं? उपयुक्त में से सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मूल्य द्वारा किया गया वस्तु अनुपालक व व्यक्ति द्वारा किया गया व्यय है। यह विचार किसके हैं? प्राचीन अर्थशास्त्रियों का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और यहाँ पर दिया है अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत को सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री द्वारा प्रतिपादित किया गया है? डाल्टन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्या अब अर्थशास्त्र के चैप्टर नंबर 15 सार्वजनिक व्यय, अर्थ और वर्गीकरण। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है? सार्वजनिक व्यय के प्रभावों का वर्गीकरण किसने किया है? डाल्टन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। सार्वजनिक व्यय का प्रभाव होता है चतुर्मुखी होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार के सार्वजनिक व्यय आर्थिक स्थायित्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो अत्यंत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। सार्वजनिक व्यय इतनी चतुरता से करने के लिए कि आर्थिक क्या प्राप्त किया जा सके? प्रगतिशील सार्वजनिक व्यय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का कार्य क्षेत्र केवल न्याय, पुलिस एवं सेना तक ही नहीं रहना चाहिए। कथन किसके हैं? एडम स्मिथ के हैं। परंपरावादी अर्थशास्त्री एडम स्मिथ अधिकांश सार्वजनिक व्ययों को क्या मानते हैं? अनुत्पादक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। सार्वजनिक व्यय का उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। प्रत्यक्ष रूप से सार्वजनिक व्यय का उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। डाल्टन ने कार्य एवं बचत की इच्छा पर प्रभाव डालने वाले तत्व बताए हैं। उपयुक्त में से दोनों, वर्तमान व्यय और भविष्य संबंधी व्यय। सार्वजनिक व्यय प्राय किए जाते हैं। उपयुक्त में से सभी। सार्वजनिक व्यय प्राय प्रगतिशील, अनुपातिक, प्रतिगामी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सार्वजनिक व्यय जो वर्तमान में किए जाते हैं उससे लोगों की आय बढ़ती है, उपभोग का स्तर ऊंचा होता है और कार्य क्षमता व बचत क्षमता बढ़ती है। उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है।
राजस्व की वही योजना सबसे अच्छी होती है जिसके अंतर्गत कम से कम व्यय किया जाता है और प्रणाली वही अच्छी होती है जिसकी मात्रा न्यूनतम होती है। कथन किसका है? JBC का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में यह कथन किसका है? व्यय का वह प्रत्येक भाग जो राज्य में आंतरिक सामाजिक शांति व्यवस्था बनाए रखता है, देश को बाह्य आक्रमण से सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक हो को छोड़कर यदि यह तनिक भी अधिक व्यय करता है तो वह व्यय अन्यायपूर्ण तथा समाज पर दबाव डालने वाला होगा। यह कथन किसका है? पार्नेल का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत व्यय में निम्नलिखित में से कौन अंतर है? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। द साइंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? फिंडले सिराज हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सार्वजनिक व्यय का निम्नलिखित में कौन सिद्धांत है? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। यह कथन है, धन सरकार की अपेक्षा लोगों के हाथों में अधिक फलदायी सिद्ध हो सकता है। यह कथन किसका है? रॉबर्ट पील का है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक गतिविधियों में वृद्धि के कारण सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है। यह वृद्धि विस्तृत गहन दोनों प्रकार की होती है। हर एक प्रकार की सरकार केंद्रीय, मध्यस्थ और स्थानीय लगातार नए नए कर्तव्य अपने हाथ में ले रही हैं और लगातार पुराने कार्यों में संपन्न कर रही हैं और वह भी नियंत्रण बड़े पैमाने पर। उपयुक्त कथन किसका है? सी प्लेहम का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? उपयुक्त में से सभी हैं। निम्नलिखित में कौन व्यय से वृद्धि का कारण नहीं है? मृत्यु दर में कमी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मितव्ययता का अर्थ है करदाताओं के हितों की रक्षा के साथ साथ राजस्व का विकास है। यह कथन किसका है? सी राज का है। समुदाय में समूह के बीच करों के भार के वितरण के संबंध में सार्वजनिक व्यय का निर्धारण होता है। तब इस प्रकार के भार के लिए वितरण अनुपात वही भूमिका निभाता है जो कि बाजार में पूर्ति एवं मांग के मूल्यों का सामंजस्य है। यह कथन किसका है? लिंदालन का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। वैगनर की परिकल्पना में सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के घटक कौन है? वैगनर की परिकल्पना में सार्वजनिक व्यय वृद्धि के घटक कौन है? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या है? पीकॉक वाइसमैन ने अपनी सार्वजनिक व्यय की परिकल्पना कब दी है? पीकॉक वाइसमैन ने अपनी सार्वजनिक व्यय की परिकल्पना 1945 में दी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। पीकॉक वाइसमैन परिकल्पना की धारणा है। पीकॉक वाइसमैन परिकल्पना की धारणा है। उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध कब हुआ था? सन 1965 में भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। और क्या दिया गया है? भारत और चीन युद्ध कब हुआ था? सन 1962 में। यानी सबसे पहले चीन और भारत के बीच युद्ध हुआ था, उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारण नहीं है। यातायात एवं संचार में कमी यह सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारण नहीं है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। निम्नलिखित में कौन सार्वजनिक व्यय का नियंत्रण है? उपयुक्त में से सभी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सार्वजनिक व्यय का निम्नलिखित में कौन सा नियंत्रण नहीं है? ऋण एवं कर में वृद्धि यह सार्वजनिक व्यय का नियंत्रण नहीं है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च अंकेक्षण संचिता का प्रावधान है? अनुच्छेद 148 से 152 में सर्वोच्च अंकेक्षण का संचिता का प्रावधान है। आगे क्वेश्चन दिया है, लाभ के सिद्धांत के विषय में यह कथन किसका है? यह किसका कथन है? डाल्टन का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यों के आधार पर सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण किसने किया था? प्रोफेसर एडम स्मिथ ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस इसमें से कुछ दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर देखिए दिख रहा है यह फीसर का वर्गीकरण कौन है? आवश्यक, उपयोगी, अनावश्यक। उपयुक्त में से सभी हैं शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीगू ने सार्वजनिक व्यय को कितने वर्गों में विभाजित किया है? 2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीगू के अनुसार सार्वजनिक व्यय का विभाजन क्या है?
क्या है अंतरणीय व्यय और गैर अंतरणीय व्यय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतरणीय व्यय के अंतर्गत कौन आता है? उपयुक्त में से सभी आते हैं। गैर अंकगणितीय गैर अंतरणीय व्यय का उदाहरण क्या है? उपयुक्त में से सभी। फौज, नौसेना, वायुसेना के भवनों के रखरखाव के व्यय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। वास्तविक सहकारी व्यय अंतरण व्यय से अलग होता है। कथन किसका है? पीगू का है। आगे क्वेश्चन। वास्तविक व्यय उत्पादन की राशि तथा प्रकृति का निर्धारण करता है। अंतरण व्यय प्रत्यक्ष तथा उत्पादन को प्रभावित नहीं करता है, जबकि इसमें उत्पादन को अप्रत्यक्षता तथा वितरण को प्रत्यक्षता प्रभावित करने की क्षमता होती है। कथन किसका है? प्रोफेसर डाल्टन का है। मेहता ने सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण किया है स्थिर व्यय में और परिवर्तनशील व्यय में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। स्थिर व्यय वह राशि है जो उन लोगों के प्रयोग पर निर्भर नहीं करता है जिनके लिए वह किया जा रहा है या जिन सेवाओं के लिए वित्त प्रदान किया जा सकता है। यह कथन किसका है? प्रोफेसर मेहता का है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यह कथन किसका है? राज्य की अपेक्षा जनता के हाथों में मुद्रा का उपयोग अधिक फलदायी होता है। सामाजिक व्यवस्था और बाह्य आक्रमण से सुरक्षा पर आवश्यकता से अधिक खर्च प्रत्येक इकाई व्यय है और जनता पर अन्यायपूर्ण भार है। कथन किसका है? एडम स्मिथ का है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है डाल्टन के अनुसार सार्वजनिक व्यय के प्रभाव किन घटक पर निर्भर करता है? ए एंड बी दोनों पर निर्भर करता है। किसका सार्वजनिक व्यय पर गहरा प्रभाव पड़ता है? उपयुक्त में से सभी का। कार्य का, बचत का, निवेश का। जहां दिया गया है यह कथन तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कुछ कट गया है। तो जहाँ करारोपण उत्पादन को हतोत्साहित करता है, सार्वजनिक व्यय निश्चित रूप से उत्पादन में वृद्धि करता है। यदि पुलिस तथा सशस्त्र सेनाओं पर अनावश्यक व्यय न हो तो शांति और सुरक्षा पर होने वाला व्यय उन दशाओं का सृजन करता है जिसमें संगठित उत्पादन संभव है। यह कथन किसके हैं? डाल्टन के हैं। यदि आपके एग्जाम में डाल्टन दिया है तो आप डाल्टन पर टिक कर सकते हैं। अनुदान प्रतिगामी तब कहलाता है जब प्राप्तकर्ता की आय जितनी कम होती है। ठीक है। और क्या दिया है? अनुपातिक जब प्राप्तकर्ता की आय का कुछ भी हो तो अनुपातिक वृद्धि वही होती है। यह कथन डाल्टन का है। तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। तो प्रगतिशील व्यय का प्रकार है उपयुक्त में से सभी। नगद अनुदान और निःशुल्क सेवाएं, सस्ती वस्तुएं। निम्नलिखित में कौन बेरोजगारी का प्रकार है? चक्रीय बेरोजगारी, घर्षण बेरोजगारी, प्रत्यक्ष बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। पंप प्राइमिंग की सफलता किन तथ्यों पर निर्भर है? पंप प्राइमिंग की सफलता किन तथ्यों पर निर्भर है? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विकास कार्यक्रमों में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का साथ साथ विकास होना चाहिए ताकि उद्योग तथा कृषि एवं घरेलू उपभोग के लिए उत्पादन तथा निर्यात के लिए उत्पादन के मध्य संतुलन बना रहे। यह कथन किसका है? डयूडू लुइस का है। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में सार्वजनिक क्षेत्र का उत्पादन है। निम्नलिखित में कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उत्पादन है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ट्रैक्टर, थ्रेशर मशीनें, कीटनाशक उत्पाद। सार्वजनिक व्यय के बढ़ते हुए महत्व को किस शीर्षक के अंतर्गत व्यक्त किया जा सकता है? उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सार्वजनिक व्यय में मितव्ययता के आशय हैं। फिजूल खर्ची कम करना, यह मितव्ययता के आशय हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे अगले क्वेश्चन में दिया है राज्य क्षेत्रों के प्रसार से सरकार को धन व्यय करना पड़ता है अधिक। धन राज्य की अपेक्षा व्यक्तियों के हाथों में अधिक फूलता फलता है। यह कथन किसका है? रॉबर्ट पील का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जितना व्यय सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने तथा बाह्य आक्रमणों से रक्षा करने के लिए आवश्यक है उससे
तनिक भी अधिक व्यय करना अपव्यय या अन्यायपूर्ण है तथा जनता के ऊपर अत्याचार है। कथन किसका है? पार्नेल का है। राज्य के कार्यकलापों में वृद्धि का नियमन प्रतिपादित किया, किसने किया है? वैगनर ने किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लोक व्यय का आशय उस व्यय से है जो सरकार द्वारा किया जाता है उपरोक्त कार्यों पर। राज्य का कार्य न्याय, प्रतिरक्षा और कुछ लोक निर्माण कार्यों तक ही सीमित रहना चाहिए। यह कथन किसका है? एडम स्मिथ का है। द साइंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस के लेखक कौन है? सी राज हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लोक व्यय में निरंतर वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? उपरोक्त में से सभी। लोक व्यय में वृद्धि का सामाजिक कारण क्या है? उपरोक्त में से सभी है। लोक व्यय में वृद्धि का राजनीतिक कारण क्या है? उपरोक्त में से दोनों। सुरक्षा व्यय में वृद्धि, प्रजातंत्र शासन प्रणाली का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लोक व्यय में वृद्धि उचित है? सरकार का व्यय अनुत्पादक तथा आवश्यक होता है। सत्तारूढ़ दल लोक व्यय बढ़कर अपने स्वार्थों की पूर्ति करता है। कथन किसका है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। उपरोक्त में से दोनों। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 16 BA सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर के इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 16 के सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत, रोजगार व वितरण का प्रभाव। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, मंदी के समय लोक व्यय होता है बढ़ना चाहिए, यानी कि मंदी के समय लोक व्यय को बढ़ाना चाहिए। कौन सा सामाजिक व्यय आय की असमानताओं को बढ़ाता है? प्रगतिशील। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। प्रोफेसर शिवराज ने सार्वजनिक व्यय को बांटा है प्राथमिक व्यय में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लोक व्यय के लिए लाभ का सिद्धांत प्रतिपादित किया था प्रोफेसर शिवराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक व्यय का मितव्ययता का सिद्धांत किसके नाम से जाना जाता है? एडम स्मिथ के नाम से जाना जाता है। प्रोफेसर निकलसन ने लोक व्यय को बांटा है उपरोक्त में से सभी में बांटा है। लोक व्यय का कौन सा सिद्धांत फिंडले सिराज ने नहीं दिया है? उत्पादकता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रोफेसर एडम स्मिथ ने लोक व्यय को बांटा है उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जब कम आय वाले व्यक्ति पर अधिक अनुपात में व्यय किया जाता है तब यह कहलाता है प्रगतिशील व्यय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। प्रोफेसर मिल ने लोक व्यय को बांटा है उपरोक्त दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। द साइंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस नामक पुस्तक के लेखक हैं सिराज। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे अगले क्वेश्चन में दिया गया है स्वीकृत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सिराज हैं। लोक व्यय के पथ प्रदर्शन का आधारभूत सिद्धांत कहा जाता है लाभ का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। विकासशील देशों में सामाजिक एवं सार्वजनिक सेवाओं की मात्रा में वृद्धि करने, सामुदायिक उपभोग की वस्तुओं में वृद्धि करने हेतु लोक व्यय में भारी वृद्धि की आवश्यकता है। यह कथन किसका है? डॉक्टर बलजीत सिंह का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। लोक व्यय का प्रभाव पड़ता है उपरोक्त में से सभी पर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। प्रोफेसर डाल्टन ने लोक व्यय के उत्पादन में पड़ने वाले प्रभाव का विवेचन किस प्रकार किया है? उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री किस नीति में विश्वास करते हैं? प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री किस नीति में विश्वास करते हैं? हस्तक्षेप नीति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। लोक व्यय से वितरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? धन के समान वितरण में सहायता मिलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान सरकार लोक व्यय निम्न आय वर्ग पर किस अनुपात में क्या करती है? अधिक अनुपात में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सरकार के लोक व्यय से धनी वर्ग लाभान्वित होता है तो गरीब वर्ग पोषण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जब किसी देश की सरकार के लोक व्यय बढ़ते हैं तो जनता को इसका बोझ किस रूप में उठाना पड़ता है? उपयुक्त में से सभी के रूप में उठाना पड़ता है, शुल्क, कर और विभिन्न सेवाओं के मूल्यों पर। सामाजिक वस्तुओं के उत्पादन का प्रभाव पड़ता है तो सामाजिक वस्तुओं के उत्पादन का प्रभाव किस पर पड़ता है? समाज कल्याण पर। परंपरावादी अर्थशास्त्री एडम स्मिथ अधिकांश लोक व्यय को क्या मानते हैं? अनुत्पादक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में दिया है सार्वजनिक व्यय का उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। डाल्टन के अनुसार डॉक्टर डाल्टन ने व्यय एवं बचत की इच्छा पर प्रभाव डालने वाले
कौन से तत्व बताए हैं? उपयुक्त में से दोनों, वर्तमान व्यय और भविष्य संबंधी व्यय। निम्न में लोक व्यय का उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन, लोक व्यय के सामाजिक सुविधाओं पर क्या पड़ता है? सुविधाओं में वृद्धि होती है। लोक व्यय के सामाजिक सुविधाओं पर इस प्रकार प्रभाव पड़ता है कि सुविधाओं में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। लोक व्यय प्राय किए जाते हैं, तो लोक व्यय प्राय उपरोक्त में से सभी पर किए जाते हैं, प्रगतिशील, अनुपातिक और प्रतिगामी। लोक व्यय जो वर्तमान में किए जाते हैं उसमें लोगों की लोक व्यय जो वर्तमान में किए जाते हैं उसमें लोगों की आय बढ़ती है, उपभोग का स्तर ऊंचा होता है, कार्य क्षमता व क्षमता बढ़ती है। यह कथन मतलब यह ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे। तो ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बीए सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लिए, यानी अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका जो पेपर होगा OMR शीट पर होगा, ठीक है, यानी टिक वाला क्वेश्चन आएगा। तो धन्यवाद, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।